हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे अगर किसी व्यक्ति को हार्ट फेलियर है तो उसमें फॉलोअप कैसा होना चाहिए और पेशेंट की मॉनिटरिंग कैसी होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ों को आपको फॉलोअप के दौरान ध्यान रखने की ज़रूरत है, कब कब और कितनी फ्रीक्वेंसी में फॉलोअप की ज़रूरत है, और पेशेंट की मॉनिटरिंग में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है ताकि लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स आने का चांस कंपेरेटिवली कम हो। तो आज हम डिस्कस करेंगे फॉलोअप एंड मॉनिटरिंग इन हार्ट फेलियर पेशेंट्स। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यदि आपको हार्ट फेलियर है तो रेगुलर किसी अच्छे डॉक्टर या कार्डियोलॉजिस्ट के साथ एसोसिएट हो जाए, उनके साथ रेगुलर फॉलोअप करें। वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ये देखने के लिए कि आपको कौन सी मेडिसिन की ज़रूरत है, कौन सी मेडिसिन आपको मिल रही है, वो किस डोज पे मिल रही है, मेडिसिन से आपको सही रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं, और बराबर पंप फंक्शन में सुधार हो रहा है या बिगाड़ हो रहा है, ओवरऑल आपका ईयर टू ईयर परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है, वो जानना और देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि डॉक्टर आपको मेडिसिन चालू कर देता है और आप जाते हो डॉक्टर के पास 3 साल या 5 साल के बाद, जब आपका हार्ट पूरी तरह फेल हो चुका होता है, तब डॉक्टर के पास भी करने को कुछ ऑप्शन नहीं बचता है क्योंकि बहुत लेट हो चुका होता है। तो अगर आप रेगुलर फॉलोअप रखोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा फायदा आपको ये मिलेगा कि डॉक्टर आपकी ओवरऑल कंडीशन बिगड़ रही है या सुधर रही है उसको प्रॉपर्ली असेस कर पाएगा और सही समय पर ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी को चेंज कर सकता है। क्योंकि ये चीज़ जानना और समझना ज़रूरी है कि हार्ट फेलियर में बहुत सारे नए स्ट्रैटेजीज अवेलेबल है, बहुत सारी नई चीज़ें अवेलेबल है, पर सही समय पर पेशेंट आए तो ही फायदा होगा, नहीं तो नहीं। ये वैसे ही है कि जैसे कैंसर अगर फर्स्ट स्टेज में डिटेक्ट हो जाए तो ज़्यादातर पेशेंट्स को बचाया जा सकता है, लेकिन एक बार वो लेट हो जाए, पेशेंट बहुत खराब स्टेज में आपके पास आए, तो उसके बाद फिर ज़्यादातर पेशेंट को बचाना मुश्किल हो जाता है। तो वैसे ही हार्ट फेलियर में भी है कि बीमारी बिगड़ने से पहले अगर आप डॉक्टर के पास चले जाओ, फॉलोअप मेंटेन करो, तो जैसे जैसे दवाइयों की डोजेज की एडजस्टमेंट है वो आपकी हेल्प आउट करवा सकते हैं। पर यहीं आप लापरवाही करोगे, आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, आप जब बिगड़ेगी कंडीशन तभी डॉक्टर के पास जाओगे, तो हो सकता है डॉक्टर भी उतनी अच्छी आपकी मदद ना कर पाए और आपकी मृत्यु होने का चांस या प्रॉब्लम होने का चांस भी कई गुना बढ़ जाएगा अगर आप लापरवाही करेंगे तो। इसलिए रेगुलर फॉलोअप जरूरी है। लोग पूछेंगे फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए फॉलोअप की। मैं यूजुअली पेशेंट को जब कंडीशन खराब होता है, बहुत ज़्यादा खराब होता है, तो इनिशियल फर्स्ट फॉलोअप 10-15 दिन में बुलाता हूँ जब मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद जब स्टेबलाइज होने लगता है तो 1-1 महीने के इंटरवल पे, और थोड़ा 3-4 महीने मेडिसिन लेते हो गया और स्टेबल हो गया पेशेंट तो फिर हर 3 महीने में बुलाता हूँ। तो वो यूजुअली मेरे को लगता है ठीक फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि इस हिसाब से अगर आप रखते हो तो हर 15 दिन में डॉक्टर पास चले जाओ वैसा कोई ज़रूरी नहीं है, हर 3 महीने में भी आप डॉक्टर पास जाओ तो चलेगा। उसमें क्या है कि मेडिसिन का डोजेस को क्या एडजस्ट करना है, रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं, बीपी शुगर वगैरह कैसा है, ब्लड रिपोर्ट्स की कोई ज़रूरत है कि नहीं, ये सारी चीज़ें इवेल्युएट हो जाती हैं। फॉलोअप में क्या क्या चीज़ें देखने की ज़रूरत है, सबसे इंपॉर्टेंट है वाइटल साइंस देखना, यानी कि बीपी और पल्स कितना। बीपी हमको आइडियली 110-120 के आसपास सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 70 to 80-85 के आसपास चाहिए, तो उसके आसपास अपने को मेंटेन करना है। ज़्यादा बीपी हो तो मेडिसिन का डोजेस को एडजस्ट करके उसको कम कर सकते हैं। इसमें क्या है कि हार्ट फेलियर की ज़्यादातर मेडिसिन जो है वो आपकी ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करती है, तो उससे बीपी थोड़ा कम होता है। तो अगर ज़्यादा बीपी है तो हम उसी मेडिसिन का डोज बढ़ा सकते हैं, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि ये मेडिसिन में रूल ये है कि जितना ज़्यादा डोज दो उतना ज़्यादा फायदा करती। ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा डोज दो तो थोड़ा साइड इफेक्ट्स का चांस भी ज़्यादा होता है, लेकिन फ़ायदा भी ज़्यादा मिलता है। वहीं अगर बीपी कम हो तो मेडिसिन का डोज थोड़ा कम करना पड़ता है, नहीं तो पेशेंट को फिर किडनी वगैरह पर और हार्ट पर असर हो सकता है। तो बीपी चेक करना बहुत ज़रूरी है और प्रॉपरली उसको घर पर भी आप मॉनिटर करें तो अच्छा है। इसके अलावा पल्स रेट को चेक करना जरूरी है, क्योंकि हार्ट फेलियर में सबसे अच्छा माना जाता है कि पल्स रेट 50 to 70 बीट्स पर मिनट के आसपास रहे। उससे कम रहेगा तो भी प्रॉब्लम, उससे ज़्यादा रहेगा तो भी प्रॉब्लम। तो रेस्टिंग कंडीशन में आपका पल्स रेट 50-60 या 50 to 70 बीट्स के आसपास रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो हर बार इसको चेक करना ज़रूरी है। इसके अलावा आपका हाइट कैसा है, वेट कैसा है, बॉडी का सैचुरेशन कैसा है, ये सारी चीज़ों को भी हर बार चेक किया जाता है। वाइटल पैरामीटर्स चेकिंग इसको बोलते हैं, जो कि हर बार ज़रूरी है। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन में आपका बॉडी वार्म है या ठंडी तो नहीं हो रही है, ओवरऑल कंडीशन कैसा है, आपका चलने फिरने का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बात करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ज़बान में कोई तोतलाहट वगैरह तो नहीं हो रही है, चेहरे में कोई तिरछापन वगैरह तो नहीं हो रहा है, क्योंकि कई बार हार्ट पेशेंट्स को कई बार लकवा वगैरह होने का भी चांस हो जाता है, तो वैसा कुछ तो नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें डॉक्टर असेस करते हैं। नेक्स्ट है आपकी सिम्टम्स को असेसमेंट करते हैं कि आपको क्या तकलीफ हो रही है, चलने में सांस फूल रही है कि नहीं, चलने में कोई धड़कन बढ़ रही है कि नहीं, कोई फ्लूइड रिटेंशन तो नहीं हो रहा, वजन में कोई चेंज तो नहीं हो रहा, एफर्ट टॉलरेंस में सुधार हो रहा है कि नहीं, बिगाड़ तो नहीं हो रहा। तो ये सारी चीज़ों को भी इवैल्यूएट करना हर फॉलोअप में ज़रूरी है कि आप पेशेंट का सिम्टम स्टेटस कैसा है और ओवरऑल पहले से सिम्टम्स कम हो रहे हैं कि बढ़ रहे हैं, उसको असेसमेंट करना ज़रूरी है। नेक्स्ट चीज़ ज़रूरी है कि मेडिसिन को असेस करना कि मेडिसिन कितना डोज पे चल रहा है, वो डोज बढ़ा सकते हैं कि नहीं, घटा सकते हैं कि नहीं।
ये डोज पे जो ले रहे हैं पेशेंट को कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं कि नहीं, मैक्सिमम फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। तो मेडिसिन को आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। पेशेंट का बीपी कैसा है, पल्स कैसा है, और पेशेंट का अगर इको ट्रेडमिल वगैरह आप देखते हो तो उसके बेसिस पे भी आप असेसमेंट कर सकते हो कि कैसा पेशेंट का इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो आप दवाओं को उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है पेशेंट का फ्लूइड और सोडियम का मैनेजमेंट आप कर सकते हो। मान लीजिए पेशेंट को सांस ज़्यादा फूल रही है, चलने फिरने में बहुत ब्रेथलेसनेस हो रहा है, तो आप उसका पानी कम करोगे, और पानी अगर भरना चाहोगे तो पानी और नमक को कम करने बोलोगे। वही पेशेंट का बीपी अगर कम हो रहा है, चक्कर वगैरह आ रहे हैं, सांस नहीं फूल रही है, तो आप पानी नमक ज़्यादा लेने को बोलोगे, और उससे रिलेटेड दवाओं के डोज के भी एडजस्ट करोगे। तो हर फॉलोअप में ये भी ज़रूरी है कि आप पेशेंट का फ्लूइड मैनेजमेंट को चेक करें और सोडियम मैनेजमेंट को भी चेक करें कि पेशेंट कितना दिन भर में पानी ले रहा है वो ठीक है कि नहीं, कितना दिन भर में नमक ले रहा है वो ठीक है कि नहीं। फ्लूइड और सॉल्ट के मैनेजमेंट का हार्ट फेलियर में ऑलरेडी हमने डिटेल वीडियोस किया है। फ्लूइड के तो 3 वीडियोस किए हैं, वो आप हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं, तो आपको काफ़ी टिप्स उससे रिलेटेड मिल जाएंगे। इसके अलावा डायग्नोस्टिक टेस्ट करके देख सकते हैं, उसमें बेसिकली ब्लड काउंट, यूरिया क्रिएटिन बार बार करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सारी मेडिसिन कई बार किडनी पर पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट कर सकती है, तो एक बार चेक करना ज़रूरी है कि ठीक चल रहा है कि नहीं। वैसे भी हार्ट फेलियर के पेशेंट में किडनी पर वैसे भी असर पड़ सकता है, तो मेडिसिन के द्वारा या हार्ट फेलियर के द्वारा किडनी पर कोई असर तो नहीं हो रहा है, वो चेक करना ज़रूरी है। उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि सोडियम पोटेशियम अगर कम ज़्यादा होता है तो उससे भी कई बार जान का खतरा हो सकता है, तो उसको रेगुलर चेक करना ज़रूरी है। तो ये आपकी जांचों में आता है। उसके बाद अगर कोई रिदम रिलेटेड या पल्स रिलेटेड प्रॉब्लम लग रही है तो ईसीजी करना चाहिए। आइडियली हर 3 महीने में एक बार इको स्क्रीनिंग एटलीस्ट हो जाना चाहिए, एटलीस्ट ऐसा मैं फॉलो करता हूँ। पर जहाँ पे जो लोग इको का चार्ज करते हैं, क्योंकि 1000-1500 रुपये हर जगह उसका चार्ज होता है, तो वहाँ पे एटलीस्ट साल में एक आध बार इको एटलीस्ट होना चाहिए, ताकि आपको पता रहे कि पंप फंक्शन में सुधार हो रहा है, बिगाड़ हो रहा है, दवा का सही रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं, वो सारी चीज़ें चेक हो जाएंगी। इसके अलावा साल में एक बार आप ट्रेडमिल करके देख सकते हो, ये देखने के लिए कि आपका शारीरिक क्षमता में सुधार हो रहा है कि नहीं। लास्ट ईयर अगर आपने 8 मिनट चले तो इस बार आप 7 मिनट चल रहे हो, तो मतलब बिगाड़ हो रहा है, तो इसका मतलब आप सही से एक्सरसाइज नहीं कर रहे, सही से डाइटरी फॉलो नहीं कर रहे। वहीं अगर सुधार हो रहा है तो इसका मतलब चीज़ें ठीक चल रही हैं, कोई नया ब्लॉकेज नहीं हुआ है, ओवरऑल चीज़ें स्टेबल है। तो सिम्टम परफॉर्मेंस में या बाकी सब चीज़ों में सुधार हो रहा है या बिगाड़ हो रहा है, ये भी आप रेगुलर बेस पे चेक कर सकते हो फॉलोअप के दौरान टेस्ट के द्वारा। नेक्स्ट आप टेस्ट में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस पर डिस्कस करते हो कि पेशेंट हार्ट हेल्दी चीज़ें कर रहा है कि नहीं, प्रॉपर डाइट ले रहा है कि नहीं, प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहा है कि नहीं, चलने फिरने जाता है कि नहीं, उसको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है, और कोई व्यसन वगैरह तो नहीं कर रहा है। ये सारी चीज़ों को आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में असेस कर सकते हो। एडिक्शन कंट्रोल पर भी आप बात कर सकते हो पेशेंट से कि कोई स्मोकिंग अल्कोहल वगैरह चालू तो नहीं किया, उसको रिलेटेड भी आप बात कर सकते हो। मेरे चैनल पे स्मोकिंग अल्कोहल रिलेटेड भी छोड़ने पर भी वीडियोस अवेलेबल है, तो आप चाहो तो वो चेकआउट कर सकते हो। उसमें आपको स्मोकिंग अल्कोहल छोड़ने के भी टिप्स पर काफ़ी पॉइंट्स मिलेंगे, तो आप चेकआउट करिए। इसके अलावा आप पेशेंट से ये बात कर सकते हो कि पेशेंट को एजुकेट करने के लिए आप कोशिश कर सकते हो। जितने बार भी पेशेंट आपके पास आता है, हमारे जैसे इस चैनल पे वीडियोस अवेलेबल है, इस तरह का कंटेंट हो अगर डॉक्टर के पास या कोई प्रिंटेड मटेरियल हो, तो डॉक्टर आपको एजुकेट कर सकते हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे काफ़ी स्टडीज़ ने ऐसा शो किया है कि जब पेशेंट एजुकेट होता है तो अपनी बीमारी को ज़्यादा बेटर मैनेज कर सकता है। इस कंपैरिजन में अगर कोई पेशेंट को बीमारी का कुछ नहीं समझ में आता और वो सिर्फ डॉक्टर पर छोड़ देता है, तो उससे प्रॉब्लम्स होने का चांस कई गुना ज़्यादा है। तो अगर पेशेंट खुद को एजुकेट करे और खुद का ध्यान ज़्यादा रखे, तो सबसे ज़्यादा उसको बेनिफिट मिलेगा। एक कहावत है ना, सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प। तो अगर पेशेंट खुद की मदद नहीं करेगा तो डॉक्टर भी उसकी मदद नहीं कर पाएगा। इसलिए खुद को एजुकेट करे और खुद का ध्यान रखे सब चीज़ों का, तो ज़्यादा अच्छा है। डॉक्टर से भी रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछे, उसके लिए भी ज़रूरी है कि पेशेंट को बीमारी के बारे में प्रॉपर एजुकेशन हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फॉलोअप में आपको इमोशनल सपोर्ट पर भी ध्यान रखना है। रिलेटिव्स को भी आपको काउंसिल करना है और पेशेंट को भी काउंसिल करना है कि सब चीज़ें ठीक चल रही है कि नहीं, और पेशेंट बहुत उदास वगैरह तो नहीं रह रहा है, पेशेंट को हार्ट फेलियर रिलेटेड कोई टेंशन या स्ट्रेस तो नहीं है। तो उसको चीज़ों को भी आपको सॉर्ट आउट करना है कि पेशेंट का इमोशनल या मेंटल स्टेटस कैसा है, क्योंकि इसकी वजह से भी उनका लाइफस्टाइल कॉम्प्रोमाइज़ होता है, हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाता है, नींद प्रॉपर नहीं होती। तो ये सारी चीज़ों को भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और ये सारे ही पैरामीटर्स को रेगुलर बेसिस पे आपको हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ कोऑर्डिनेट भी करना है। आपके डॉक्टर मतलब ये चीज़ों को रिलेटिव्स इवैल्यूएट करके डॉक्टर को बताएं या डॉक्टर इवैल्यूएट करे, तो आपस में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि जब कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सको। डॉक्टर के साथ कोई भी प्रॉब्लम चाहे मेडिसिन रिलेटेड हो या हेल्थ रिलेटेड हो, तो आप बात करके उसको सॉर्ट आउट कर सको, ताकि बार बार या तरह तरह की प्रॉब्लम्स पेशेंट को आने का चांस कंपेरेटिवली कम हो जाए। तो आज के टॉपिक में हमने फॉलोअप और मॉनिटरिंग में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में, उस बारे में बात की। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं
उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि लोगों का बेनिफिट हो। और हार्ट फेलियर संबंधित हमारे चैनल पर बहुत ज़्यादा वीडियोज़ अवेलेबल है, हार्ट फेलियर का पूरा प्लेलिस्ट है, उसमें आप वीडियोज़ को चेकआउट करें। कार्डियक मेडिसिन वाले वीडियोस में भी हार्ट फेलियर से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट अवेलेबल है, वो भी आप देखिए तो आपको काफ़ी कुछ मेडिसिन रिलेटेड और पेशेंट का केयर रिलेटेड पता चलेगा, जिससे आप आपकी पेशेंट की ज़्यादा मदद कर पाओगे, उनकी लाइफ को बेटर बना पाओगे। थैंक यू।